is now today topic is स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, और जेड इफेक्टिव। ठीक है, दो टॉपिक हमें पढ़ना है, तो दोनों को अच्छे से समझना। दोनों को अच्छे से समझना। चलो स्टार्ट करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ने के पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझो। बेसिक पॉइंट बोले तो कुछ दिमाग में मतलब इमेजिन करने के लिए, तभी ना उस चीज को पढ़ेंगे। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग में नहीं लिखना है, पीरियोडिक टेबल में ही। केमिकल बॉन्डिंग कहाँ से स्टार्ट किया? पीरियोडिक टेबल में ही है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट पढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीजें जिससे हम थॉट बढ़ा सके, अपना इमेजिन कर सके कि आखिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। एक होता है रटना, एक होता है समझना, और उस समझ के कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करना, फिर चीजों को सोचना अपने ढंग से। वो होता है पढ़ाई का मेन मतलब। तो अब आते हैं सोडियम, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281। 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम्हें याद होगा 8 9th में 10th में लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखते थे ना। एक इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम का हमने इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब ध्यान दो, यहां पर रहता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, और सेंटर में क्या रहता है? प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव होता है, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं, और जब रेडियस वगैरह हम जब बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि इस इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट कर रहा है। हम बार बार ये बोलते थे। अब सोचने वाला बात ये है, क्या इस इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं करता है? सबको करता है। तो हम बार बार आउटर सेल पे क्यों बोल रहे थे? क्योंकि हमारा फैक्टर था आउटर सेल। हम बार बार आउटर सेल पे बोल रहे थे कि रेडियस, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है या इंटर करना है, तो वो आउटर सेल पे ही डिपेंड करता था। इसीलिए हम जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, सबको करता है अट्रैक्ट। लेकिन हमारा मेन पर्पस था आउटर सेल को अट्रैक्ट कर रहा है, या अट्रैक्शन का पावर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है तो हम आउटर सेल से निकालते हैं। इसीलिए हम ज्यादा फोकस आउटर सेल पे कर रहे थे। तो इस इलेक्ट्रॉन में और इस प्रोटॉन में अट्रैक्शन है, सब में अट्रैक्शन है, नो डाउट। हम आउटर सेल पे लेकिन फोकस कर रहे हैं। यानी वैलेंस सेल या आउटर सेल लिख लो। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड बाई न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन, क्योंकि अपोजिट चार्ज है। ये भी खींचा जाएगा, सब खींचा जाएगा। अब ध्यान देना, सेकेंड पॉइंट, दिस ओनली फर्स्ट पॉइंट, बेसिक फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट ये है कि इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में हम तो बहुत आसानी से बोल देते हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्सन नहीं होगा क्या? सेम चार्ज में रिपल्सन भी होता है। इस इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्सन नहीं होगा क्या? हम रिपल्सन का नाम ही नहीं लिया अभी तक हमने। तो हमारा आंसर है हाँ, होता है। क्या इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं हुआ क्या? होगा,
सब रिपल्सन आपस में होगा, ये भी आपस में रिपल्सन होगा, ये भी होगा, इसमें भी होगा, यानी हर सेम चार्ज में रिपल्सन होगा, जो कि हम नाम नहीं लिया करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, हम बार बार आउटर सेल का नाम ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आउटर सेल पे हर चीज देखना है। तो आउटर सेल यानी वैलेंस, आउटर सेल यानी वैलेंस सेल इज रिपेल्ड बाय अदर इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल वाज रिपेल्ड बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अगर यहां भी इलेक्ट्रॉन रहा ना तो वो भी रिपल्सन करता। अभी हमने जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया जिसके आउटर सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, दो भी वाला एग्जांपल ले सकते हैं, उसको भी ऐसा ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है इसको ये रिपल्सन कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये आपस में भी रिपल्सन हो रहा है, लेकिन हम सब कुछ किस पे फोकस कर रहे हैं, आउटर सेल पे, ठीक है। तो ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्शन में है, और ये आउटर सेल वाला इलेक्ट्रॉन ये रिपल्सन में भी है। ये इसको रिपल्सन कर रहा है, ये इसको कर रहा है, सब कर रहा है, ये भी इसको रिपल्सन कर रहा है, ये भी इसको रिपल्सन कर रहा है, सब कर रहे हैं रिपल्सन, थोड़ा कम ज्यादा सब रिपल्सन कर रहे हैं, और ये इसके अट्रैक्शन में है। तो कुल मिला के अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम सोचे, फोकस करें इस इलेक्ट्रॉन पे, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन भी है। यानी तीसरा पॉइंट हम ये सोचे कि इस इलेक्ट्रॉन्स पे हम फोकस करें, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन में भी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन्स पे अगर हम इन पे बारे में बात करें, अब ये मत सोचना कि ये रिपल्सन कर रहा है, हम मेन फोकस इस पे कर रहे हैं, ये रिपल्सन कर रहा है, ये रिपल्सन कर रहा है, ये कर रहा है, सब करेंगे, तो इस पे रिपल्सन भी लग रहा है। और रिपल्सन का जो डायरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस होगा, और अट्रैक्शन जो होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस होगा। यानी रिपल्सन ऐसे होगा और अट्रैक्शन ऐसे होगा। तो ये होगा अट्रैक्शन टुवर्ड्स, किधर होगा, न्यूक्लियस, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, दूर जाता हुआ। ये क्या हो रहा है, बारिश हो रही है क्या इधर, सब इंक लग गया। तो यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सन भी लग रहा है, ठीक है। अब तुम फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ोगे वेक्टर के जैसा। तो कुल मिला के अगर एक ऑब्जेक्ट को इधर से धक्का भी दिया जा रहा है और इधर से भी धक्का दिया जा रहा है, तो या तो बॉडी इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा, या तो कहीं नहीं मूव करेगा। अगर ये ज्यादा होगा तो इधर मूव करेगा, ये ज्यादा होगा तो इधर मूव करेगा, दोनों बराबर होंगे तो कहीं नहीं मूव करेगा। अब बात कुछ ऐसा ही है, इस इलेक्ट्रॉन पे ये खींच रहा है न्यूक्लियस, और इस इलेक्ट्रॉन्स को पुश भी किया जा रहा है, यानी खींचा भी जा रहा है और इसको धक्का भी दिया जा रहा है। तो दोनों में जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा, जो वीक पड़ेगा वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसीलिए हम बार बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम लेते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन, फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट ओवर फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर सोचो रिपल्सन डोमिनेट करता तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूमता थोड़े नजर आता, तब तो इलेक्ट्रॉन्स इस सेल को छोड़ के बाहर निकल गया होता। मान लो हमें रूम में हम खड़े हैं, कोई मुझे एक बाहर खींच रहा है और कोई मुझे अंदर खींच रहा है। अगर बाहर वाले का फोर्स ज्यादा लगता तो मैं रूम के अंदर थोड़े बचा रहता, मैं रूम के बाहर चला गया होता। अगर रूम वाला का
पावर ज्यादा है खींचने का तो मैं रूम में ही रहूंगा। तो अगर इसको ऑर्बिट पे घूमना है तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसीलिए घूमता है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों फोर्स लगते हैं, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी, दोनों डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बचा रह जाता है। मतलब अगर ये 10 न्यूटन है तो 2 न्यूटन होगा, तो अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स सब में, सारे इलेक्ट्रॉन्स पे ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन हम बार बार आउटर सेल में बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि रिजल्टेंट क्या आएगा, तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि वेक्टर जब अभी पढ़ भी रहे होगे, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? तुम जानते हो कि ये डोमिनेट कर रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, यही रिपल्सन आएगा ना रिजल्टेंट फोर्स, यानी अट्रैक्शन में से रिपल्सन को माइनस कर देंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। इसी रिजल्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। अब तुम्हें क्या समझ में आया? क्या कोई डिफिनेशन यहां जानने की जरूरत हुआ क्या कि जेड इफेक्टिव किसको बोला जाता है? जेड इफेक्टिव इज नथिंग बट रिजल्टेंट फोर्स, उसी को जेड इफेक्टिव बोला जाता है, जो तुम बार बार सुनते होगे। जेड इफेक्टिव इज रिजल्टेंट फोर्स, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन इज नोन एज जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्लियर हो गया। अब इसमें एक वर्ड आया था स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना, उस रिपल्सन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, सिग्मा। यानी जेड इफेक्टिव का जो वैल्यू हो जाएगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन, रिपल्सन को हम बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो इस चीज में ही सब कुछ इंक्लूड है, शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव। बिना डिफिनेशन के भी हम चीजें जान सकते हैं कि जेड इफेक्टिव क्या होता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, कितना वो अट्रैक्शन होगा, मतलब अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं। और जो रिपल्सन फोर्स लगता है उस रिपल्सन को शील्डिंग बोलते हैं, यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं, सिग्मा। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या ये बातें सबको क्लियर समझ में आई या रटना पड़ेगा? समझना पड़ेगा या रटना पड़ेगा? तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट है, समझना या रटने की? क्या ये बातें समझ में आ गई? तो पहले इसको लिखिए आप पूरा डायग्राम निकाल के, फिर मैं आपसे क्वेश्चंस करवाता हूं। अभी आगे पढ़ना है, केवल हमने समझा, अब वैल्यू निकालेंगे, अब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो पहले चीजें हमने थ्योरेटिकल समझा कि है क्या, तो राइट डाउन करो सारे, फिर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फिर जो तुम्हें पीरियोडिक टेबल में एक्सेप्शन बताया था ना, ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, उसका मीनिंग समझाएंगे, उसका ही मीनिंग समझाना पड़ेगा। इसको लिखो अच्छे से। डायग्राम निकाल कर हर पॉइंट्स को लिखना है।
हम्म, सबने लिख लिया? हे भगवान हो, सबने राइट डाउन कर लिया? सबने लिखा? विनय राठी, बिन्या राठी, और रिया राठी। सबको समझ में आ गया ना? चलो वैल्यू निकालते हैं। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज डोमिनेट। एक गधे जब रिपल्सन डोमिनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा ना। तुम धरती पे नीचे भी फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है, तो हम धरती के साथ चिपके कैसे हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज्यादा है। और हवा का अगर दबाव ज्यादा आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स से, तुम ऊपर भी उड़ जाएंगे। हवा का अगर फोर्स, हवा आंधी चलने लग जाए, मान लो आ गया अभी ताउते तूफान, तो उसकी वेव में इतना पावर होगी कि तुम्हें ऊपर उड़ा के लेके चला जाएगा। तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो मतलब उससे ज्यादा ताउते तूफान का कहर हो जाएगा, तो तुम ऊपर उड़ जाओगे। अगर ये रिपल्सन ज्यादा हो जाए तो ये तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, बर्बाद हो जाएगा। एटम में कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम कैसे निकाला जाए, वैल्यू को कैसे निकाला जाए। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। राइट डाउन हेडिंग, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट एंड जेड इफेक्टिव। हाउ टू कैलकुलेट the value of shielding effect and Z effective। मैं शॉर्ट में लिखा हूं SE, शील्डिंग इफेक्ट। और तो देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्टिव होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन में। जेड इफेक्टिव इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिया जाता है वो प्रोटॉन का संख्या लिया जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन होगा वो लिया जाता है, माइनस रिपल्सन का जगह पे ये लिया जाता है सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो ये प्रोटॉन हो गया और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकाला जाता है उसके लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो कि Mg है, Mg के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 8 2,
अब हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालना है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन्स पे हमें बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन्स का फाइनली जेड इफेक्टिव क्या है। तो जेड इफेक्टिव किसी एक इलेक्ट्रॉन्स पे निकाला जाता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जेड इफेक्टिव और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी एक ही इलेक्ट्रॉन पे निकालोगे ना, या तो इस पे निकालोगे तो इस पे निकालोगे, यानी दोनों निकालोगे तो सेपरेट सेपरेट निकालोगे, एक ही बार दोनों पे नहीं निकाल दोगे कि सर दोनों पे एक ही बार निकाल दो। यानी जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेटेड फॉर वन इलेक्ट्रॉन वन टाइम, यानी एक बार में हम एक ही इलेक्ट्रॉन्स का निकालते हैं, नहीं कि एक ही बार में दोनों का निकाल देंगे, नहीं, इसका निकालेंगे तो इसका नहीं, इसका निकालेंगे तो इसका नहीं, हाँ दोनों वन बाय वन निकाल सकते हैं। तो जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेटेड फॉर वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर अगर हमें जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड इफेक्टिव निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी अट्रैक्शन 12 माइनस सिग्मा, यानी अगर हम सिग्मा निकाल दे, स्क्रीनिंग इफेक्ट निकाल दे, तो हमारा जेड इफेक्टिव निकल जाएगा। अब हमें जो मेन पर्पस काम करना है वो शील्डिंग इफेक्ट पे काम करना है, यानी ये सिग्मा पे काम करना है। सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशन फॉर स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना हमें, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर तुम जिस इलेक्ट्रॉन्स पे निकाल रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस इलेक्ट्रॉन्स पे तुम निकाल रहे हो स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बोले तो रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, यानी जिस इलेक्ट्रॉन्स पे तुम रिपल्सन निकाल रहे हो, ये रिपल्सन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। यानी फोर्स ऑफ रिपल्सन जब तुम निकाल रहे हो इस इलेक्ट्रॉन पे, तो देखो यहां अगर इलेक्ट्रॉन है तो ये भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन करेगा। तो अगर यहां इलेक्ट्रॉन है जितना भी, तो उस इलेक्ट्रॉन को यानी आउटर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो उसमें हम जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें हम 0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके जस्ट इनर यानी जस्ट उसके अंदर कितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम उसमें 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके इनर कितना भी रहने दो, यानी अगर मैं इसको n बोलूं आउटर को, इसको n-1 बोलूंगा, यहां वाला ये n है तो n-1 होगा, और ये n-2 होगा, n-3 होगा, n-4, उसके अंदर जितना भी सेल रहने दो, n-2, n-3, n-3 कितना भी रहने दो, उसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, और सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, वैल्यू को, सारे वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सारे वैल्यू को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हम रिपल्सन निकालने का हमारे का तरीका ऐसा होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने का हमारे को तरीका यहां होगा। अब मैं इसको निकाल रहा हूं, देखो कैसे निकलेगा ये, तो इसको ध्यान में रखना, देखो कैसे इतना ही दूर में मैं निकाल रहा हूं, सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स पे निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन और इसका रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, 0.35, ये कितना आ गया, 0.35। अब यहां 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स का इसका रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, तो उसके जस्ट इनर में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन का वैल्यू क्या होगा, ये रिपल्सन का वैल्यू है, वो कैलकुलेट करके दिया जाता है, ये हमेशा फिक्स है, ये लैब में कैलकुलेट करके हमें मिला हुआ है। इसमें मल्टीप्लाई कर लो एक बार, कितना जाएगा, 40 से, और 64 और 68 यानी 6.8 आ जाएगा, आएगा ना, ये इस पे रिपल्सन का वैल्यू हुआ। अब उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहां 8 एक था, यहां 8 था, यहां 2 है, तो जस्ट उसके इनर में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो यहां वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि इसका रिपल्सन का वैल्यू ज्यादा होता है, जितना हम न्यूक्लियस के पास आते हैं ना उतना रिपल्सन ज्यादा होता है इस इलेक्ट्रॉन का, तो 2 हो जाएगा। टोटल अगर काउंट ऐड कर दोगे ये हो जाएगा 5 6, और ये हो जाएगा 8 3 11, और ये हो जाएगा 6 2 8 और 1 9, 9.15 रिपल्सन हुआ।
9.15 क्या हो गया, रिपल्सन हो गया। तो हमारा अब ये वैल्यू आ गया 9.15। तो अट्रैक्शन कितना है, 12। अट्रैक्शन के जगह पे जितना प्रोटॉन है उतना ले लेंगे, और रिपल्सन कितना हुआ 9.5। सही है ना, 9.5। 5 8 3 11 चलो 9.5। तो ये हो जाएगा 10 11 2.5, यानी जेड इफेक्टिव कितना आया, प्लस में आया। यानी अट्रैक्शन हमारा डोमिनेट है। देखो अट्रैक्शन ज्यादा है और रिपल्सन कम है। अट्रैक्शन का वैल्यू 12 है, रिपल्सन का वैल्यू 9 है, तो जेड इफेक्टिव 9 आ गया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो तुम्हें मेरे अकॉर्डिंग इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जिसका डाउट होगा सर फोड़ देंगे। पहले बता रहे हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, कितना भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, उसमें जितना भी रहेगा उसमें कितने मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ आउटर सेल में 5 भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, हमें एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है, बाकी कितना बच जाएगा 4। तो 4 में इससे मल्टीप्लाई करोगे। जस्ट उसके इनर में कितना भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, किससे मल्टीप्लाई करोगे 0.85। और जस्ट उसके इनर 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 कितना भी रहे, कितना से करोगे 1 से, सबको ऐड कर दोगे। वाई सिग्मा इज कॉल्ड लेटर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, नाम रखा गया और किस लिए बोलते हैं। रिपल्सन अगर ज्यादा हो जाएगा तो एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, गधे हो क्या। अगर मान लो धरती पे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा एयर का प्रेशर हो जाए, ठीक है, नीचे से एयर का प्रेशर हो जाए तो उड़ जाओगे। हाइड्रोजन में 0 होगा। ये समझ में आ गया सबको कैसे निकाला जाए। क्या ये बातें सबको समझ में आई। अब देखो गधे इसमें निकलने लगे, सर इफ एलिमेंट हैज 4 ऑर्बिट। गधा तो क्या लेना देना 4 ऑर्बिट है तो 50 ऑर्बिट क्यों ना रहने दो, 50 ऑर्बिट क्यों ना रहने दो। इसमें आउटर सेल में इससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट उसके ऑनर में इतना, उसके तुम्हें कितना लिखा हुआ है, अब 50 ऑर्बिट क्यों ना रहने दो। एक से एक गधे हैं, लेकिन 50 ऑर्बिट रहने दो, 2 ऑर्बिट रहने दो, 6 ऑर्बिट रहने दो। रूल ये है कि आउटर सेल में इससे करना है, जस्ट उसके इनर में इतना करना है, और जस्ट उसके इनर में इतने से करना है। तो कितना भी इनर रहने दो। सबसे लास्ट वाला में 0.35, एकदम गधा है क्या। ये 12 माइनस 9.5 मैं लिखा हूँ, 2.5 की 9.5 लिखा हूँ। 9.5 यहाँ एरो नहीं दिख रहा है, इसका है। हम दिमाग में तुम लोग भूसा भरा हुआ है। ये 12 माइनस 9.5 क्या लिखा हूँ, 2.5 लिखा हूँ ना, डेट इज 9.5 होगा। 9.5 इसके लिए लिखा हूँ, गधेड़े। चलो ये लिख लिया सबने, ये सबने लिख लिया। चलो मुझे जल्दी से निकाल के बताओ, जल्दी से निकाल के बताओ सोडियम का
लास्ट इलेक्ट्रॉन का आप बताओ जेड इफेक्टिव क्या होगा, और आप बताओ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा लास्ट इलेक्ट्रॉन का। इट मीन्स हाइड्रोजन का मोर इफेक्टिव। कौन बोल दिया तुमसे? एकदम गधेड़े हो क्या? तुमसे कौन बोल दिया कि जेड इफेक्टिव हाइड्रोजन का ज्यादा होगा? पागल। जल्दी बताओ सोडियम का। गौरी 1.5, रिया राठी 2.2, अनमय राजवर्धन 1. चलो देखो कैसे निकाला जाएगा। सोडियम के आउटर सेल में 281, हमें इस इलेक्ट्रॉन्स पे जेड इफेक्टिव निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्सन कितना है वो निकाल देंगे। तो हम जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? तो जितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितना है 11 माइनस रिपल्सन, तो हम रिपल्सन का वैल्यू निकालने चले। रिपल्सन कैसे निकालेंगे? सिग्मा यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट इज नथिंग बट रिपल्सन। तो यहां तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो आउटर सेल में 0 इलेक्ट्रॉन है इसके अलावा, तो यहां किससे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35 से, क्योंकि इस आउटर सेल में ऐसा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना जो इसको रिपल्सन करे। ये रिपल्सन का वैल्यू है, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जो इसको रिपल्सन करे। जस्ट उसके इनर में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.85 से। और जस्ट उसके इनर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, वो कितना रिपल्सन का वैल्यू देता है? 1। ये यहाँ हो जाएगा 0 प्लस 40 और 6.8, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8.8। अब हमारा वैल्यू हो जाएगा 11 माइनस 8.8, कितना हो जाएगा? 10 9 10 2.2। तो ये अट्रैक्ट, ये सिग्मा आया और ये जेड इफेक्टिव आया। क्या ही समझ लो। चलो जो कर लिए जल्दी बताओ। नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन में जेड इफेक्टिव बताओ और सिग्मा बताओ। और याद रखना, जब भी तुमसे पूछा जाए जेड इफेक्टिव तो एक ही इलेक्ट्रॉन्स का निकाला जाता है। जल्दी बताओ नाइट्रोजन में जेड इफेक्टिव और सिग्मा। बाप रे बाप, श्रीजीत को रणजीत हो, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कहाँ थे श्रीजीत? 0 कहाँ से तुम्हारा आ गया? जीरो इज सिग्मा, मतलब रिपल्सन ही नहीं है। चलो देखो, 2 ऑर्बिट हो चाहे 3 ऑर्बिट हो,
क्या फर्क पड़ता है? देखो नाइट्रोजन का 2 और 5, 1 2 3 4 5 7 प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन्स में हमें रिपल्सन निकालना है, चाहे बीच वाला ले लो, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिपल्सन और अट्रैक्शन हम एक ही पे निकालते हैं ना। तो जेड इफेक्टिव हम एक ही इलेक्ट्रॉन चुन के निकालेंगे ना। 7 प्रोटॉन अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन सिग्मा। रिपल्सन ए भी करेगा इसको, ए भी करेगा इसको, ए भी करेगा इसको, ए भी करेगा इसको। हम सिग्मा निकाल देते हैं। इसको रिपल्सन करने वाला आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। खुद का रिपल्सन खुद पे नहीं होगा ना, ये इसको रिपल्सन करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्सन करने वाले। और आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन का जो वैल्यू होता है वो 0.35 होता है प्लस। यहां 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसका रिपल्सन जस्ट उसके इनर, मैं क्या बोला था, जस्ट उसके इनर। अरे मैं नहीं बोला था कि सेकेंड ऑर्बिट, ये नाम लिया था क्या कहीं पर, सेकेंड ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट, ऐसा कहीं नाम लिया मैंने कि फर्स्ट ऑर्बिट या सेकेंड ऑर्बिट, ऐसा कहीं नहीं नाम लिया। आउटर जस्ट इनर, उसके इनर, उसके इनर, उसके इनर। मैं कहीं पर फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट का कहीं नाम नहीं लिया हूं। आउटर इनर इनर, आउटर इनर, उसके इनर, उसके इनर में 2 इलेक्ट्रॉन और 0.85। अब उसके इनर में नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, उसके इनर में नहीं है, अगर होता तो 1 भी यूज करते। तो सबसे लास्ट उसके बाद ये मिला, अगर यहां है ही नहीं तो मैं 1 के पास क्यों जाऊंगा, 2 ही ऑर्बिट है ना, तो मैं इसके पास कैसे जाए, सबसे आउटर, उसके बाद इसका स्थान आता है, उसके बाद सब इसका आता है, तो ये तो है ही नहीं। तो उसके इनर वाला में 0 लिख सकते हो कि उसके इनर में 0 है, तो 0 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा क्या 20 12 13 14 1.4, और ये हो जाएगा 10 17 1.7, सही है ना। तो ये हो जाएगा 0 7 4 11 1 2 3 3.1, तो ये हो जाएगा 3.1। तो इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 7 माइनस 3.1 कितना हो जाएगा 9, 4 3.9 आएगा, आएगा ना 3.9, सही आ रहा ना सबका, 3.9 आएगा। तो जो देखो समझने वाला एक ही बार में समझ जाता है, नहीं समझने वाला 50 बार भी समझा दो ना, वो समझ में नहीं आता। चलो नाइट्रोजन का निकाल लिए ना, ऑक्सीजन का निकालो, ऑक्सीजन का निकालो जल्दी से, फटाफट फटाफट जल्दी से बताओ, टाइम नहीं है, जल्दी से बताओ ऑक्सीजन का। अब सेंसर आ जाना चाहिए था। ऋषभ का अलग आया, ज्ञात्री का अलग आया, आयन संजीत, चलो ये लिख लिया होगा, इसको हटा दूंगा मैं। ऑक्सीजन का जल्दी बताओ, 2 और 6, 1 2 3 4 5 6, इसका निकालना है, किसी का चुन लो। तो इसका 8, मैं डायरेक्ट बोलूं जेड इफेक्टिव 8 माइनस, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 1 5, 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85 इक्वल टू 8 माइनस 17 प्लस 17, ये क्या हो जाएगा 5 14 3, क्या हो जाएगा ये बताओ जल्दी से,
4.55 आएगा ना, 4.55 आएगा नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो जल्दी से बताओ फ्लोरीन का, बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, मतलब निकाल के बताओ, जल्दी बताओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जल्दी बताओ फ्लोरीन का कितना होगा, फ्लोरीन का कितना होगा? एक आंसर आया, दूसरा आंसर बताओ जल्दी से, सबका आ रहा 5.2, मुझे याद नहीं है, मैं तुम्हारे आंसर पे बता रहा हूं, सही सही बताना, मैं तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, मैं निकाला नहीं हूं। आ रहा सबका 5.2? चलिए, अच्छा हाइड्रोजन का कितना आएगा, हाइड्रोजन का कितना आएगा? इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन करने वाला कोई नहीं है, केवल अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन में जेड कितना होगा, जेड इफेक्टिव, प्रोटॉन 1 - 0 1 हो जाएगा, 1 होगा ना, हाँ। तो मुझे बताओ, अब जल्दी से बताओ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, अगर मैं बोलूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब तो सबका हमने नहीं निकलवाया, लेकिन नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का निकलवाया, बताओ लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या होता है, बताओ लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज, लिख लो, घर पे निकाल के चेक करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं 3 निकलवाया, तो लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव विल बी, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, और इसीलिए साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसीलिए साइज डिक्रीज होता है, कहीं कहीं समझ लो, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव विल बी डिक्रीज, बराबर का, लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज। अब जल्दी से मुझे करके बताओ, सोडियम का निकाले थे, कितना आया था सोडियम का, पोटेशियम का जल्दी से निकालो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, पोटेशियम का निकालो जल्दी से, सोडियम का निकाले थे ना, सोडियम का कितना आया था, सोडियम का कितना आया था, 2.5 आया था, सही से बोल रहे हो ना, जल्दी से बताओ पोटेशियम का कितना आएगा, जल्दी से बताओ पोटेशियम का कितना आएगा, गधे हो, निकाल के बोलना चाहिए जल्दी, 2881, जल्दी बताओ पोटेशियम में कितना आएगा, यहाँ एक भी इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 प्लस यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 से, प्लस इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है किससे, 1 से, यानी 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.85 से, हर्ष तुम्हें निकालने के लिए बोला हूं ना, कि कांस्टेंट लिखने के लिए बोला हूं, यहाँ पर कितना होगा 0.85 से, यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा 0 इलेक्ट्रॉन है 0.35 से, और इधर जितना भी होगा ना इंटू 1 से, यहाँ 0 40 64 68 प्लस यहाँ 10, तो 16.6 हो गया, 4 हो गया, तो इसका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इसका होता है 19 - 16.4, कितना आ गया 2.6, तो अब मैं आगे नहीं निकलवा रहा हूं, लगभग 2.5 और 2.6 क्या है, सेम है, लगभग सेम है, हम अलग नहीं बोल, किसका आ गया ये 16.8 गधा, जेड इफेक्टिव कितना आएगा 16.4 होगा, सॉरी ये जेड इफेक्टिव इतना होगा, तुम लोग गधे हो ही, मैं क्या करूं, 6.8 आ रहा है क्या, 8.40 64 4 68, 6.8 आ गया, 8 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 18 19 17
2 पॉइंट कितना होगा, 2 होगा। ये लगभग बराबर बोलेंगे, ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा सा बराबर बोलेंगे। Na का कितना है, 2.2 है ना। तुम लोग गधे हो, तुम लोग गलती बोलते हो। तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कुछ नहीं होने वाला है, लिख लो, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव विल बी कांस्टेंट। तो टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होता है, कांस्टेंट। टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव क्या होगा, कांस्टेंट। इसीलिए टॉप टू बॉटम जब रेडियस बढ़ता है ना, तो हम प्रोटॉन का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि जेड इफेक्टिव एक जैसा होता है। क्या नाम लेते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी रिपल्सन का क्षमता, स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा जो किसका होता है, वो एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर एफ का। स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी रिपल्सन का क्षमता एस ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद पी में, उसके बाद डी में, उसके बाद एफ में। यानी इस एस में रहने वाला इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सन करता है, ये देखा गया है। ये हाईएस्ट किसका होगा, तुम निकाल के देखो, मैं तो निकाला ही नहीं। चलो, ये तुम्हारा जेड इफेक्टिव यहाँ तक टीच किया मैंने। अब तुम्हें समझाना है कि जैसे हमने तुम्हें लिखवाया था कि जिरकोनियम का और हफनियम का जो रेडियस होता है बराबर होता है, उसमें हमने लिखवाया था तुम्हें कि ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट, 4f शील्डिंग इफेक्ट। अब उसका यहाँ पर मीनिंग तुम्हें मैं उससे लिंक कर दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लिंक नहीं कर पाओगे, तो ये निकालना सीख लिए ना तुम लोग। एक्सेप्शन इज देयर, कोई एक्सेप्शन नहीं, एक एक्सेप्शन है हीलियम के लिए, लिख लो, हीलियम के लिए एक्सेप्शन है। हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का निकालोगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स का कितना मानोगे, 0.35। तो हीलियम के लिए जो जेड ये होगा रिपल्सन स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो 0.35 के मानने के बजाय तुम मानोगे उसको 0.30। ये एक्सेप्शन बोलो या हीलियम के लिए स्पेशल केस बोलो। इसलिए जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हीलियम के लिए प्रोटॉन कितना होता है, 2, 2 माइनस 0.30 यानी 1.7 होता है। लिख लेना इसको। एस ब्लॉक में हाईएस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट, मैं तो रटा नहीं हूँ, देखो अर्जुन तुम रटो और निकाल के बताना मेरे को, कल मैं भी रट लूंगा। इस ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, निकालना, सबका निकाल के बताना किसका आ रहा है, ठीक है। मैं भी कल से रटूंगा किसका आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं कि रटने की जरूरत पड़े। कल निकाल के बताना अर्जुन, सबका बताओगे ना, फिर कल मैं भी रटूंगा, सबसे रटवाऊंगा भी कि एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसका है। व्हाट इज एसपीडीएफ, एस में रहने वाले इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा रिपल्सन करते हैं, देन पी, देन डी, देन एफ में रहने वाला इलेक्ट्रॉन, यानी एस ऑर्बिटल्स में रहने वाला इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, यानी रिपल्सन ज्यादा होता है।
एक दो लड़का है इसमें, मिल जाता ना बड़ा मार मारते उसको। सब उसका मीन्स दिस डेट निकाल देते हम। तो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, तो तुम क्या बोलोगे कि प्रोटॉन बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऑर्बिट सेम रहता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उस प्रोटॉन का नहीं बोल के तुमसे मैं क्या बोला था बोलने के लिए, जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल बी इंक्रीज। सेकेंड ऑर्बिट नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं निमिष, सेकेंड ऑर्बिट में ऐसा नहीं मैं बोला हूं, मैं नाम लिया हूं क्या सेकेंड ऑर्बिट में, सबसे लास्ट वाला सेल में 0.35, जस्ट उसके इनर वाला में। मैं सेकेंड नाम कहीं नहीं लिया हूं, इस सेकेंड ऑर्बिट में इससे मल्टीप्लाई करना नहीं, मैं क्लियर बातें किया हूं। अब तुम गधे हो, एक बार में समझ में नहीं आता है। मैं कहीं सेकेंड ऑर्बिट लिखवाया हूँ, अरे तुमसे 50 ऑर्बिट दिया जाएगा, तुम जरूर थोड़े कि तुम्हें 2 ही ऑर्बिट दिया जाएगा, 3 ऑर्बिट दिया जाएगा। मैं क्या बोला हूं कि जो सबसे लास्ट वाला होगा 50 ऑर्बिट ना तुम क्यों ले लो, सबसे लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.35 से। उसके अंदर वाला में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 0.85 से। उसके अंदर वाला कितना भी रहने दो, इंटू 1 से। तुम्हें यही नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट सर बोल रहे हैं कि इसके अंदर वाले बोल रहे हैं। व्हाट इज नेक्स्ट चैप्टर अर्जुन? किसी का भी नोबेल गैस लो या फोबेल गैस लो, सबका ऐसा ही होगा। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग होगा। चलो समझाए ना अब शील्डिंग इफेक्ट का रेडियस के साथ जो समझाया था मैं, स्टार्ट करें ना। चलो देखो ध्यान से, ये सब निकालने आ गया ना कैलकुलेशन जेड इफेक्टिव। कल पढ़ाएंगे तुम्हें डायगोनल रिलेशनशिप, उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब समझो शील्डिंग इफेक्ट का रियल मीनिंग, ये तो तुम कैलकुलेशन समझे कि कैलकुलेशन कैसे निकाला जाता है। जब हमने तुमसे बोला था कि जिरकोनियम का रेडियस हॉफनियम के बराबर होता है और उसमें 4F का शील्डिंग इफेक्ट लगता है, तो समझो इस चीज को क्या होता है। उसको शील्डिंग इफेक्ट का अभी तो रिपल्सन से तुमने रिलेट की, अब थोड़ा सा ऐसे नॉर्मल मीनिंग समझो, उसको रिलेट करो, ध्यान से समझो। ध्यान से समझो। चलो जिरकोनियम और हॉफनियम में पहला पॉइंट है, जिरकोनियम का रेडियस हॉफनियम से बराबर होता है। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम, एक्टनम, स्कूटी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सॉरी, टी जरा हाफ। यहाँ होता है 57 से लेके 71 तक, यहाँ होता है 72, यहाँ होता है ला से लू तक, लालू। अब ध्यान समझना, इस वाले में कहीं पर एफ सब सेल एंट्री नहीं मारता यहां इसमें। उसके बाद लैंथनम, लैंथनम के बाद स्टार्ट हो जाता है, लैंथनम के बाद क्या होता है, लॉसी, सीरियम से, सीरियम से 4F में इलेक्ट्रॉन्स भरना स्टार्ट हो जाता है। तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन याद है कि नहीं है? सीरियम से लेके Lu तक आते आते 4F पूरा भरना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ 14 तक चला जाता है भरते भरते। तो ला से लू तक जाते जाते, ला से लू तक जाते जाते 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स भर जाता है। अब लू के बाद जैसे हॉफनियम आता है तो इसमें डी, तो इसमें पूरा 4F भरा होता है, 4F पूरा भरा होता है, ठीक है।
तो ये तो हमें अभी पहले जानना कि 4f भारा होता है, तो ये पहले हमें जानना पड़ेगा कि जिरकोनियम में 4f नहीं होता है, लेकिन इसमें 4f पूरा भरा होता है। एक पहले चीज जानना पड़ेगा, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो अलग बात है। पहले इसके कॉन्फ़िगरेशन में इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस आया वो हमने जाना। इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4f नहीं होता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 4f आता है। सर आप 4f का ही नाम क्यों ले रहे हो, दूसरे भी तो भरे रहते हैं। 4f की वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, दूसरे की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है। तो जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमने उसी का नाम लेंगे। तो 4f की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसीलिए हम 4f का नाम लिए हैं। इसमें 4f नहीं होता है, इसमें 4f होता है। अब ध्यान से समझो, ये है थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ पीरियड है और ये सिक्स पीरियड है। अब ध्यान से समझो, जिरकोनियम में 5 ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5, और ये है हाफनियम में 6 ऑर्बिट है, 1 2 3 4 5 और 6, ये हाफनियम में है। 1 2 3 4 में 4f भरा हुआ है, इसके वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, बाकी की वजह से प्रॉब्लम नहीं होता, ऐसा देखा गया है, इसलिए हम तुम्हें डायरेक्ट बता रहे हैं। अब यहां ध्यान से समझना कि ये 4f कैसे प्रॉब्लम की है। इसमें कहीं 4f नहीं आता है, तो हम ये जानते हैं कि अब ये हम डायरेक्ट बोलेंगे 4f के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफ्यूज इन नेचर के होते हैं, डिफ्यूज इन नेचर, डिफ्यूज्ड इन नेचर। अब इसका मतलब क्या होता है डिफ्यूज इन नेचर? डिफ्यूज इन नेचर का मतलब होता है ये दूर दूर ये फैल के रहना चाहते हैं, दूर दूर फैल कर रहना चाहते हैं। हिंदी में भी चलता है, कंसेप्ट से मतलब है ना, आईआईटी को हिंदी या इंग्लिश से थोड़े मतलब है, नीट को। तो 4f को इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज इन नेचर का होता है। डिफ्यूज इन नेचर का मतलब हम दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। जैसे मान लो हम सो रहे हैं तो किसी किसी का आदत होता है कि दूर दूर फैल के सोना, तो 4f के इलेक्ट्रॉन्स का जो नेचर होता है वो डिफ्यूज इन नेचर होता है, यानी दूर दूर फैल के रहना चाहता है। फैल के रहना चाहता है तो ये बोलता है कि हम फैल के रहेंगे, तो लो तुम फैल कर रहो। अब ये फैल के जब रहना चाहता है ये इलेक्ट्रॉन, तो जो इसके प्रोटॉन है यानी 71 तक होता है ना, 72 प्रोटॉन है। अब ये जो 72 प्रोटॉन है ये इसको सील्ड नहीं कर पाता है, यानी घेर नहीं पाता है। सील्डिंग नाम भी पढ़ा है, क्लियर इसका नाम पढ़ा, सील्डिंग यानी सील्ड नहीं कर पाता है, घेर नहीं पाता उसको। जैसे मान लो कबड्डी जब खेलते हो, प्रो कबड्डी होता है, तो जो रेड करने जाता है, मान लो इधर से ये रेड करने गया इधर, अगर इसको घेरना है तो तुम अगर दूर दूर से घेरोगे तो ये तो बाहर निकल जाएगा ना। तो इसको अगर घेरना है, सील्ड करना है, तो पास से आके घेरना पड़ेगा इसको। तो सील्डिंग, सील्ड करना, घेरना। प्रदीप ननावले को तो पटना का है ना, ऐसे भी पटना 4-5 बार चैंपियन रहा है। तो इसको अगर घेरना है तो पास में घेरना पड़ेगा, इसको सील्ड करना होगा तो पास में रहना पड़ेगा। तो पास में रहोगे तब ये सील्ड होगा, तब इसका चारा कोई चल नहीं पाएगा, मतलब ये किसी इफेक्ट नहीं डाल पाएगा। लेकिन तुम अगर दूर दूर से रह के घेरोगे तो किसी को टच करके जा सकता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, ये डिफ्यूज इन नेचर होता है, दूर दूर फैल के रहना चाहते हैं। अगर मान लो मैं बीच में खड़ा हूं और मेरे को दूर दूर से लोग घेर रहे हैं, तो मैं आसानी से क्या कर लूंगा, भाग जाऊंगा। तो ये इसको दूर दूर से घेर के रख रहे हैं, दूर दूर से फैल फैल के। ये बोलता अच्छा तुम दूर दूर से खींच रहोगे, तो ये जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है ना, उसको बोलता है कि मैं यहां आजाद हूं इसको खींचने के लिए। यानी इसके बीच में अगर ये पास पास होता ना तब ना रिपल्सन लगाता, अगर दूर दूर रहोगे तो बोलता है कि मैं खींच लूंगा उसको,
मैं आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए आजाद हूं। जब इसको सील्ड किया जाता, जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन खींच रहा है, अगर इसको मैं पास में रह के सील्ड कर देता ना, घेर लेता ना, सील्ड करना मतलब घेर लेता ना, तो ये इसको ये खींच नहीं पाता, क्योंकि बीच में ये भी आ गया है, ये डायरेक्ट नहीं खींच पाता। मैं से मान लो मैं कोई चीज खींच रहा हूं, मान लो इस लैपटॉप को ही खींच रहा हूं मैं, और लैपटॉप को खींच रहा हूं, बीच में कोई एक बच्चा आ गया बीच में उसको रोकने के लिए कि नहीं नहीं खींचने देंगे, तो मैं उसको आसानी से नहीं खींच पाऊंगा। अगर मान लो लैपटॉप खींच रहा हूं और बच्चा नहीं आया बीच में कि, तो मैं आसानी से बोलूंगा खींच लूंगा। यही है, ये जब दूर दूर फैल गया ना, तो ये आजाद हो गया इसको खींचने के लिए, बोला मैं खींच लूंगा इसको। तो दूर दूर फैल कर रहना चाहता है, इसके वजह से क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जैसे इंक्रीज होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होकर इसके बराबर हो जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होके छोटा हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ड्यू टू पुअर, और ये सर बाकी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम इसी की वजह से, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, यानी ये इसको शील्ड नहीं कर पा रहा है। अगर घेर लिया होता तो ये खींचता नहीं, इसको शील्ड नहीं कर रहा है, इसको शील्डिंग, ये तो इसके पास टेंडेंसी दूर दूर फैल कर है ना, तो उसको घेर ही नहीं पा रहा है, तो उसका शील्डिंग यानी न्यूक्लियस को घेरता। अगर मान लो राजा लड़ने जा रहा है और उसको घेर लिया जाए तो लड़ेगा ही नहीं वो, और जब वो शील्ड ही नहीं करोगे तो फिर तो दूसरे को मार देगा वो। तो ये इसको अच्छा से घेर ही नहीं पा रहा है, पुअर शील्डिंग। और जब घेर नहीं पा रहा है तो इसका बोल रहा है मैं आजाद हूं इसको खींचने के लिए, तुरंत खींच रहा है, यानी कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा दे रहा है। और क्योंकि ऐसे ही प्रोटॉन ज्यादा है तो एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसीलिए क्या हो गया, वीडियो इज नॉट लुकिंग प्रॉपरली, या प्रॉपरली हो गया, जितना बताना था मैं बता दिया। जिसको समझ में आए ठीक है, नहीं तो टाटा बाय बाय। कितना बढ़िया से समझा दिया, 50 एग्जाम्पल लेके। समझ में आएगा सबको, आया समझ में आया। चलो एक समझा दिया, बाकी और समझाएंगे। और बताया था ना एक्सेप्शन, इसको लिख लो डायग्राम और बना के। हाँ सबके लिए सेम हो, मोलिब्डेनम टंगस्टन के लिए सब शील्डिंग इफेक्ट की उसके वजह था। तो और भी लिखवाया था मैंने, टाइटेनियम, उसमें बैंगन आलू गाजर इन थैला में बराबर था, तो वो सभी 1 बाय 1 करके समझा देंगे। ये अभी आज के लिए एक जीरकोनियम वाला समझाया, कल के क्लास में थैलियम और ये वाला अल्मुनियम और ये गैलियम वाला भी समझाएंगे, कल समझाएंगे वो, ठीक है। तो मतलब जो समझ में आ गया, अगर इस पे समझ में आ गया ना तो उसको भी समझ सकते हो। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में भी वही यही है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, that is known as lengthenite contract. After lengthenum it will be contract ना, इसलिए lengthenite contraction बोलते हैं। तो कल अल्मुनियम और गैलियम वाला समझाएंगे, और इंडियम और थैलियम वाला समझाएंगे, और लैंथेनाइट सीरीज वाला समझाएंगे कि लेफ्ट टू राइट जाते समय क्यों इलेक्ट्रॉन्स रेडियस बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं होता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है स्कैंडियम से टाइटेनियम ऐसा क्यों देखा जाता, सब बताएंगे। तो एक मैंने समझाया, क्या ये सबको समझ में आ गया। 4F डिफ्यूज नेचर का होता है, 5F गधे 5F तो अभी तो भरा ही नहीं गया मिहिर, 5F तो अभी आया ही नहीं, 4F के बाद 5F में दिखाता है, लेकिन 5F अभी ज्यादा हम आगे डिटेल नहीं जाते हैं क्योंकि इसके नीचे वाला अभी इनकम्प्लीट मानते हैं। जहां जहां एक्सेप्शन लिखवाया तो सोचना वो उतना ही है, अभी 4F में ही रहने दो, 5F में मत जाओ।
4f का डिफ्यूजन होता है, फिर 3d का होता है। तो लिखवाया होगा वहां पे 3d डिफ्यूज, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d गैलियम वाला में। चलो अभी टाइम है, एक और बता देता हूँ, समझ लो, एक और समझा देता हूँ। स्कैंडी उसका वाला एल्युमिनियम और गैलियम वाला, वो जल्दी समझ में आ जाएगा, वो समझ लो। एल्युमिनियम और गैलियम वाला, तुम्हें याद होगा एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 होता है ना 13। गैलियम का 31 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, सही है ना? 30 और 31। देखो इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में इसका 3 ऑर्बिट है, इसका 4 ऑर्बिट है। इसके कॉन्फ़िगरेशन में, इसके कॉन्फ़िगरेशन में ये 3p1 यहां तक आया है, ये 4s1 और 3d, जो मेन इसका बिलियन है, ठीक है, मतलब एक शाहरुख खान है और एक काजोल है और ये अमरीश पुरी है। तो इसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 3d के वजह से। ये इसमें है और इसमें 3d नहीं है, इसमें 3d मिसिंग है। तो जैसे यहाँ 4f के बारे में हमने नाम लिया ना, तो यहां पर जो बिलियन है यानी 3d 10, अब यहां बोलेंगे इसके बाद इसका नंबर आता है। तो 3d जो 10 इलेक्ट्रॉन है ये कैसा होता है? अब मैं सब कुछ हटा के यहाँ पर 3d 10 लिख दे रहा हूं, सब कुछ वहीं रहेगा। 3d 10, अब यहाँ 4f नहीं, डिफ्यूज एनर्जी, दूर दूर रहना चाहता है। और जब ये दूर दूर रहना चाहता है तो इस इलेक्ट्रॉन्स को गैलियम बोलेगा हम आसानी से खींच लेंगे, ये दूर दूर फैल गया है, फैल कर आ रहा है, ये बोला कि तुम फैलोगे तो हम इसको खींच लेंगे, और खींचेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट होके इसके बराबर आ जाएगा, इससे भी छोटा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होके। तो यहां पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3d 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो डिफ्यूज इन नेचर का होता है। 4f के बाद डिफ्यूज इन नेचर का होगा ये, इसका मेन पॉइंट ये, डिफ्यूज इन नेचर मतलब दूर दूर फैल कर रहना चाहता है। तो फैल कर रहना चाहता है तो ये आजाद हो गया खींचने के लिए, क्योंकि इसको सील्ड नहीं कर पा रहा है, घेर नहीं पा रहा है इस न्यूक्लियस को, तो आसानी से खींच रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगा, रेडियस विल बी डिक्रीज। । 89 पार्टिसिपेंट, क्या है तुम पढ़ रहे हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर देने की तैयारी में चले गए होंगे, और पेपर देने की तैयारी में चले गए होंगे ना, अगला बार जब एग्जाम में आएगा तो उसको कुछ समझ ही में नहीं आएगा, उसको ही मालूम नहीं कि मेन एग्जाम 2 साल बाद होने वाला है। समझ में आया गया? तो ये कोई मतलब नहीं है कि क्लास छोड़ के या तुम एग्जाम के लिए तैयारी करने बैठ जाओ, तो क्या मालूम चलेगा, अगला बार जब एग्जाम में आएगा ना तो कुछ समझ ही में नहीं आएगा, उसका मार्क्स कंटिन्यू घटता चला जाएगा। ये मत कभी सोचना कि अब रिजल्ट आया नहीं है कि एग्जाम क्लास बंक करके और एग्जाम की तैयारी करने चले जाएं, ये कहीं मत सोचना। क्लास कभी भी तुम्हें लास्ट स्टेज में भी छोड़ना नहीं है, जब तक तुम्हें